हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में एडिटोरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 1 और 2 ये दोनों प्रैक्टिस सेट को पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 3 है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और यह 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 1000 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे इसके माध्यम से, और जो पहले आप पढ़े थे उसका भी रिवीजन हो जाएगा साथ में। तो चलिए, यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, करना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। वर्ष 1955 में गठित कर्वे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो लघु उद्योग से है। मित्र, आपको बता दें कि कर्वे समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति की स्थापना किया गया था, जिससे कर्वे समिति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात है, दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75%। स्वतंत्रता के समय देश के लगभग 75% जनसंख्या जो था मेरे मित्र, कृषि पर आश्रित था और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी। उसके बाद है क्वेश्चन, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1969 में किया गया था। सामाजिक बैंकिंग के तहत सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मुर्गी पालन, भारत में पशुधन की सर्वाधिक आय किसका है? तो मुर्गी पालन। आपको बता दें कि भारत के किसान जो है, जो समुदाय के लोग प्राय मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। मिश्रित, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा। उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म है जो सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, ये है जो सही है। बाकी क्राइबेट्टी पक्षी अभयारण्य है जो कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डिस्कशन में बताए थे कि क्राइबेट्टी पक्षी अभयारण्य केरल में नहीं है, यह कहाँ? तो कर्नाटक में है। और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है जो कहाँ में है? तो कर्नाटक में है, कर्नाटका। और होकेर आर्द्र भूमि है जो जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में नहीं है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ राइट आंसर सिर्फ एक था, बाकी सब याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 2014 में। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय को भी सम्मानित किया गया था 2015 में, और अटल बिहारी वाजपेयी के 2015 में, और प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में किया गया था। 2019 में लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2001 में। और एपीजे अब्दुल कलाम को कब किया गया था? 1997 में। एपीजे कलाम को कब किया गया था? 1997 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। उन्हें यह सम्मान इनकी पुस्तक गुल ए नगमा के रचना के लिए दिया गया था, गुल ए नगमा के रचना के लिए दिया गया था। उसके बाद है, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रिज, ब्रिज से है। आपको बता दें कि राइडर कप है जो गोल्फ के लिए संबंधित ट्रॉफी है, जो राइडर है जो गोल्फ से संबंधित है, राइडर गोल्फ से संबंधित है। यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं, राइडर गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद फुटबॉल के हम लोग बात करेंगे तो मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है, और होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। और बैडमिंटन से संबंधित कौन है? तो नरंग कप बैडमिंटन से संबंधित है। ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ब्रिज।
और गोल्फ से संबंधित कौन हो जाएगा? तो राइडर कप। और फुटबॉल से संबंधित कौन हो जाएगा? तो नरंग कप, फुटबॉल से संबंधित। बैडमिंटन से नरंग कप हो जाएगा और फुटबॉल से संबंधित कौन हो जाएगा? तो मर्डेका कप। आगे चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोहरा देते हैं इसलिए ताकि आपको वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस संयंत्र से है? तो संतूर। संतूर से, संतूर वादक थे। भजन सोपारी का संबंध है संतूर से। देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि पंडित रविशंकर सितार से थे। सितार से कौन थे? तो पंडित रविशंकर। और उसके बाद जाकिर हुसैन तबला से थे। जाकिर हुसैन तबला से थे। अब पन्ना लाल घोष थे बांसुरी से वाद्य यंत्र से संबंधित थे। और अली अहमद हुसैन खान जो थे जो शहनाई से थे। और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। उसके बाद है पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है मेरे मित्र? तो मिजोरम। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम से संबंधित है। आगे चलते हैं हम लोग। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण से संबंधित था। मार्ग निर्माण से संबंधित था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया था। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया था। और आपको बता दें कि न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम द्वारा रचित है। यह गौतम के द्वारा लिखा गया था। न्याय सूत्र। आगे चलते हैं। निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन समझिएगा। निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी सुल्तान था। इसने सिकंदर की द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया था। इसने सिकंदर की द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया था। इसने संपूर्ण विश्व को जीतने का अभिलाषा के साथ नया धर्म चलाने की कोशिश भी किया था, परंतु उनका जो उलेमाओं ने इनका विरोध किया था। क्या किया था? उलेमाओं ने इनका विरोध किया था। आगे चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तेलुगु कवि की बात किया जा रहा है। श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो देवराय के दरबार में रहते थे। देवराय के दरबार में रहते थे। राइट आंसर देवराय द्वितीय। यहाँ पे देवराय द्वितीय हो जाएगा। दरबार में रहते हैं। प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्हीं के द्वारा जो बता दें कि श्रृंगार नैवेद्यम पुस्तक लिखी गया था। श्रृंगार नैवेद्यम पुस्तक लिखी गई थी। निम्न में किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो शैबानी खां। यहाँ पे ऑप्शन सी में है शैबानी खां। सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? तो 1502 में हुआ था। 1502 में हुआ था, जिसमें बाबर और शैबानी खां के बीच हुआ था। इस युद्ध में शैबानी खां ने बाबर को हराया था। शैबानी खां ने बाबर को हराया था। इसी युद्ध में उज़्बेकों ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग शैबानी खां द्वारा किया गया था। समझिएगा, इसी युद्ध में उज़्बेकों ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग शैबानी खां के द्वारा किया गया था। इसी के कारण हार गया था। आगे चलते हैं। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? किसे बनाया था मेरे मित्र? तो मोहम्मद रजा खान को। आपको बता दें कि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। 12 अगस्त 1765 के हुआ था, जिसके द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए मुर्शिदाबाद का उप दीवान रजा खान को तथा बिहार का उप दीवान सीताब राय को बनाया गया था। आगे चलते हैं। निम्न में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। इसे समझिएगा कि रिपन
रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल के प्रस्तुत स्थानीय स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव रखा गया था 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कार्यकाल बता दें कि 1880 से 1884 तक था। मतलब कितना साल हो गया? 4 साल हो गया। आगे चलते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सैयद अहमद खां द्वारा लिखित जो पुस्तक था जो असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के युद्धों के कारणों की चर्चा किया गया है। इसका कार्यकाल कितना था? तो 1876 से 1880 तक के था। चलिए आगे चलते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो लॉर्ड रिपन। डी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे लॉर्ड रिपन ने जो 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मतलब कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी। आपको बता दें कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। और लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? देखिए इसको समझिएगा हम लोग। भगत सिंह हो जाएंगे। भगत सिंह आपको बताने कथन के संबंध में क्या है जो मामला कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी 2 विशेषताएं हैं। ये किनका है? तो जो भी कथन है जो भगत सिंह से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन को देंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। और अहमदाबाद कब हुआ था हड़ताल? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में हुआ था, जो फरवरी में हुआ था, याद रखिएगा फरवरी में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन वो भी 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो मार्च में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 और 22 में। 1920 और 22 में। तो पहले कौन हो गया? 1 2 3 4 सिंपल सी है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। क्या हो जाएगा? बौद्धों को। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता पंचायत की घोषणा किया था। आगे चलते हैं। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2024 को। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जय शाह को। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। उन्होंने ग्रेग मर्केले की स्थान लिया था। किनका स्थान लिया था? तो ग्रेग मर्केले की स्थान लिया था। आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देंगे। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो 25 जून 1975 को। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 129 है। और भारत के ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर कितना है? तो 68.5% है।
और जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड, फिनलैंड और उसके बाद है न्यूजीलैंड। इसमें कुल 146 देश शामिल किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु तथा कथा पुरस्कार दिया गया, तो संजना ठाकुर को दिया गया। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषय में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है, तो शिक्षा। कौन सा शामिल नहीं है, तो शिक्षा है जो शामिल नहीं है। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई, तो एंजल टैक्स को। आगे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था, तो कतर देश के द्वारा किया गया था। विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना का तूफान नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर समय और समाज के लिए योग था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देंगे। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। रेलवे सुरक्षा बल, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 2018 से 24 के बीच जोखिम में पड़े 84,000 से अधिक बच्चों को इस अभियान द्वारा चलाया गया था, अभियान के द्वारा बचाया गया था। ये जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था, जिसमें 84,000 से अधिक बच्चों का इस अभियान के द्वारा जान बचाया गया था। आगे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल केंद्रीय रेल मंत्री नियंत्रण में स्थापित एक सशस्त्र बल है। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अब। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट PARI पब्लिक और आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर के द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया, तो ब्रिटेन में। कहाँ, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के निवासी ओराल नेल्सन के पर मस्तिष्क का प्रतिरोपण किया गया था। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया था, तो 6। कितने, 6। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई, तो 25 जून को। विश्व के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो नीतीश मिश्रा के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, काशी में किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मंकी पॉक्स। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 39 का, तो सी हो जाएगा। उसके बाद 2024 T20 विश्व कप में के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के समय बीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो मार्च 2025 तक के लिए। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो 23। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, समास की बात किया जा रहा है, तो तत्पुरुष समास है। इस सभी चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात किया जा रहा है, हिंदी से क्वेश्चन है। 44 का राइट आंसर क्या होगा, वर्ण हो जाएगा। उसके बाद है अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है, तो यन संधि का उदाहरण है। अंधे के हाथ में बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बिना परिश्रम के सफलता मिलना।
निम्न वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है तो शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिशु सो रहा है। उसके बाद देखेंगे इक्टेसी शब्द का सिनोनिम्स क्या है? इक्टेसी शब्द का सिनोनिम्स क्या है? तो ये हो जाएगा रेप्चर। सिलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो यहाँ पे समझिएगा राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा शी सेड, ही सेड, आई हैव टू वर्क हार्ड। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कैन नॉट लैंड, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कैन नॉट लैंड। आगे चलते हैं, निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों को वेतनादि को भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई? तो राइट आंसर ये हो जाएगा 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यमन और केरिकल को भारत को कब सौंपा था? तो नवंबर 1954 को, नवंबर 1954 को। उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो डी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन का राय कौन है जो सही है? तो राज्य की संरचना अनुच्छेद 80 में है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की संपत्ति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं, अनुच्छेद नहीं होगा। अनुच्छेद कितना में? 92 में। टोटल ऑल ऑफ दी सभी सही हो जाएगा। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या होगा? लक्षद्वीप। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे कम मतदाता वाला लोक क्षेत्र लक्षद्वीप है। और सबसे अधिक मतदाता वाला लोक क्षेत्र कौन सा? तो मल्काजिगिरी, मल्काजिगिरी, यहाँ पे हो जाएगा मल्काजिगिरी, मल्काजिगिरी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है जो चांदनी चौक, दिल्ली। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब सीधे कहो तो गलत है। कौन सा कथन है जो गलत है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे मित्र। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सभी PDF मिलेगा। जो भी PDF आप खोज रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना से अधिकार अधिनियम 2005 से उद्देशिका में उल्लेखित है? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, बी हो जाएगा। लक्षद्वीप यहाँ पर हो जाएगा। क्या कह रहा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में उल्लेखित है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो उद्देशिका में कह रहा है उल्लेखित है। तो सूचना की पारदर्शिता ये भी उल्लेखित है, सूचना का प्रकटन ये भी उल्लेखित है, असंकुचित नागरिकता ये भी है, और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये भी, मतलब यहाँ पे सभी सही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। आपको बता दें कि राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है, आर्टिकल कितना में है? 80 में है। और राज्यसभा का सभापति जो होता है, सभापति एवं उपसभापति का अनुच्छेद आर्टिकल कितना में है? तो 89 में है। आगे चलते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 में भी है और किसका में है? 89 में भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की सीट कितना?
संख्या 29 गो, कर्नाटक में लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 गो है, और गुजरात में कितना है तो 26 गो है, और राजस्थान में 25 गो है। चलिए सभी चीज़ों को याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी? तो मलक्का जल संधि आप लोग को याद होगा, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। और पाक जल संधि है जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और करीमाटा जल संधि है जो दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है। और हरमुज जल संधि है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है हरमुज जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। कनाडा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, किसी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग, जैसे कि आपको बता दें कि देश में स्थित नदी जो रहता है झरना तालाब के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे अब 64 नंबर क्वेश्चन में। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह, देखिए आपको इसको बारे में पूरी अच्छी तरीक़ा से आप लोग को बताते हैं। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है बुध। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और सौर मंडल का सबसे हल्का और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, हल्का और छोटा भी बुध है, और यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। दूसरा पॉइंट आपको बता देना चाहिए कि सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले दिखाया जाता है, सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले दिखाया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट और बता देते हैं कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना इस ग्रह का विशिष्ट गुण है। चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसका विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। दूसरी बात कि इस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है, सबसे अधिक टेम्परेचर है इसका। आगे चलते हैं। इस ग्रह का जो तापांतर है सभी ग्रहों में से सबसे अधिक होता है। विश्व में कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो 24। ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। 24 क्षेत्रों में विश्व में 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। इन जोनों का मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया था। आपको बता देना चाहिए कि इसका मतलब होता है प्रत्येक जोन में 15 डिग्री के बराबर होता है, प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यम उत्तर के 0 डिग्री देशांतर पर है, ग्रीनविच यम उत्तर के 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और नरवेनियन सागर आप लोग जानते होंगे, और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया और फ्रांस, माले और बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक महासागर से गुजरता है। चलिए सभी चीज़ याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट। तो आपको बता दें कि राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत, जिसमें जब चट्टान स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग से नीचे धंस जाता है तो क्या होता है कि अलग अलग भाग ऊंची मतलब उठे प्रतीत होता है, ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, और ब्लॉक पर्वत कहलाता है। इसका उदाहरण होता है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, और बासजेस जो कि फ्रांस में है। सभी का है तो ब्लैक फॉरेस्ट है, जो कि उठा हुआ और नीचे मतलब कि अलग अलग भाग ऊंचे उठे प्रतीत होता है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाला नदी कौन सी है? समझिएगा, तो हुगली हो जाएगा। क्या होगा? हुगली। हुगली नदी भारत के सबसे ऊंची ज्वार भीति वाला नदी है। इसका नदी मुख्य भारत की नदियों से सबसे बड़ा है, और गंगा की यह एक शाखा है। गंगा की क्या है? शाखा, जो कि धुलिया पश्चिम बंगाल में है, और दक्षिण गंगा से अलग होता है, जो कि धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होता है। धुलिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है, सही सुमेलित कीजिए। तो हम लोग 68 को देखेंगे। तो झूमिंग है, झूमिंग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ झूमिंग दिया हुआ है। ऑप्शन से जैसे मिलाना उसे मिलाइए, हम सीधे आपको क्वेश्चन मिलाते हैं। स्थानांतरित कृषि और क्या बोलता है, स्थानांतरित कृषि और विभिन्न क्षेत्र हैं। तो देखेंगे
तो झूमी है जो उत्तरी पूर्वी भारत, झूमी को मिला देते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में। और क्या बोलता है मिल्पा है, तो मिल्पा हो जाएगा मेक्सिको में, मिल्पा मेक्सिको में हो जाएगा। और रोका है जो ब्राज़ील में हो जाएगा, रोका हो जाएगा ब्राज़ील में। और खील कहाँ हो जाएगा, खील तो हिमालय के पट्टी में, हिमालय के पट्टी में। और भी ऐसा चीज़ें जो, लेकिन लद्दाख है, लद्दाख जो दिया गया जो मलेशिया में हो जाएगा, और चेना श्रीलंका में, और बालरे है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हो जाएगा। जैसे इतना इसमें है। आगे चलते हैं। प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, आप लोग बताइएगा। 69 का, तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र। यहाँ पे देखेंगे जो प्रीडेटर्स के अंतर्गत कौन आता है, तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों आते हैं, मतलब बी और सी दोनों हो जाएगा। जंतु दूसरे जंतुओं को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्रीडेटर्स के अंतर्गत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता भी आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता लोमड़ी, भेड़िया ये सब हो गया, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता सांप, चिड़िया, बाज, शेर, भालू, गिद्ध ये सब आ जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 70 का राइट आंसर हेमिस, हेमिस हो जाएगा राइट आंसर, हेमिस। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है। कहाँ में है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय यह उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 44,400 कहेंगे, 4400 वर्ग किलोमीटर है, 44,000 नहीं, 4400 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। इसे हेली नाम से भी जाना जाता है, हेली नाम से भी जाना जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर में है। अब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको बोले थे कि 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 1000 क्वेश्चन को कवर कराएंगे, और साथ में रिवीजन भी आपका हो जाएगा जो पहले पढ़े थे। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, कई बार प्रत्यारोपण पौधे नहीं उगते हैं, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं। क्यों नहीं उगते हैं, क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है मेरे मित्र जो सही है? तो बारिश में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी। राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे बारिश में ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होता है, यह सही है। बारिश को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में वर्णित किया जा सकता है, नहीं, किसी वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है। आगे चलेंगे। वायरस को केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव के दूसरे जीव में संचालित करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे जीव में संचालित नहीं करते। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नींबू के रस का उपयोग करके, नींबू के रस के उपयोग करके। जिसे बता दें कि काटने पर सेब भूरा हो जाता है, क्योंकि इसका सतह होता है जो हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन से गुजरता है, और नींबू के रस में जो कटे हुए सेब को डुबोकर रोका जा सकता है। नींबू के रस में कटे हुए सेब को डुबोकर रखा जा सकता है। नींबू के जो रस होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि सभी उपलब्ध ऑक्सीजन की जो सोख लेता है, जितना भी ऑक्सीजन होता है जो सोख लेता है, इसे सेब के उत्तकों तक पहुँचने से रोकता है, इसे सेब के उत्तकों तक पहुँचने से क्या करता है, रोकता है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना समय की डीएनए होता है, अपना समय का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। आँख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्र दान के समय कॉर्निया दान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, तो ट्रिप्सिन, 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 ट्रिप्सिन। आगे चलते हैं। लार में कौन सा विटामिन होता है? तो टाइनिन और माल्टेज, और जठर ग्रंथि पेप्सिन और रेनिन।
आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के है? संघ मोलस्का जंतु के है। तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से सभी, इनमें से सब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एक संघ के जंतुओं का रंगहीन होता है, सभी आपको पता होगा। कौन सा है जो मोलस्का जंतु रंगहीन होता है? जंतु का रक्त, इसके संघ के जंतु को जो भी जंतु का जो भी रक्त है जो रंगहीन होता है, और उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। इसमें श्वसन गिल्स टिनिडिया के द्वारा होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सब हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर श्वास नली, श्वास नली, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग सुमेलित करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, डायरेक्ट चलना है। सबसे बड़ा कपी, सबसे बड़ा कपी है तो ग्रिल्ला। उसके बाद क्या है? सबसे बुद्धिमान कपी, सबसे बुद्धिमान कपी है चिंपैंजी। और सबसे छोटा कपी कौन है? सबसे छोटा कपी तो गिब्बन। चलिए इसे आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 79 का राइट आंसर भी क्लियर कर देते, ये हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है, बायोटिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। अब विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। विटामिन B6 का बताइएगा, B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पारीडॉक्सिन। अब विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है? तो यहाँ पे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रोपेन होता है C3H8 इसका फार्मूला होता है। जैसे 3 कार्बन होता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, और पेंटेन में कितना कार्बन होता है? तो 5 गो, ऑक्टेन में 8 कार्बन होता है। आगे चलते हैं हम लोग। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? दांतों के सड़न को किस प्रकार से रोकता है? तो अतिरिक्त अम्ल के बेअसर करके, अतिरिक्त अम्ल के बेअसर करके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टूथपेस्ट है जो हमारे मुंह को क्या करता है? उदासीन करता है। टूथपेस्ट होता है जो क्षारीय होता है, हमारा मुंह क्या होता है? अम्लीय रहता है। जब अम्लीय और क्षारीय मिलता है तो उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दही रखने में कौन सी विधि सही नहीं है? निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो तांबे के बर्तन में रखना गलत बात है, सही नहीं पूछ रहा, याद रखिएगा। इस बाकी सब में रखना सही है, लेकिन तांबे के बर्तन में रखना सही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों की घोल सकता है, क्योंकि जल किसी भी अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थ को घोल सकता है, क्योंकि। तो राइट आंसर एक प्राकृतिक द्विध्रुवीय है, यह एक प्राकृतिक द्विध्रुवीय है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? कौन है जो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो मेलामाइन। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो हो जाएगा सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो हो जाएगा, 1 4 3। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 1 4 3। आगे चलते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? सीजियम का भी प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, राइट आंसर डी हो जाएगा। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे तो यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर संक्षारक और ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। बिल्कुल सही। इस तरह में फैलाते, इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर राइट आंसर दोनों कथन सत्य है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का संबंध क्या होगा? क्या संबंध होगा? तो यहाँ पे डी समानुपाती √L हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुमेलित करने के लिए कह रहा है,
तो हम लोग 90 को मायोपिया है जो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। और उसके बाद क्या है प्रेस्बोयापिया, तो इसको द्विफोकल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। और दृष्टि वैषम्य बेलनाकार लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो QPSR सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। तो आपको बता दें कि परिवर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, यहाँ पर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने आसपास स्पेस टाइम को विकृत करता है। यहाँ पर तीनों आंसर सही हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 92 नंबर क्वेश्चन के बाद 93 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तिरानवे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल के कार आदि में किया जाता है, साइकिल कार आदि में किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं कि बॉल बेयरिंग गोलाकार होता है और साइकिल कार आदि में उपयोग किया जाता है। चलिए, ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, क्यों रहता है, श्वसन दर कम हो जाता है, श्वसन दर कम हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और बच रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बदल देता है। तो सितार, क्या होगा, सितार हो जाएगा। उसके बाद है मैथ का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए, आंसर हम क्लियर कर देते हैं। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, 96 का आंसर मैथ आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में सारा मैथ का डिस्कशन हम एक वीडियो में करा देंगे। तो 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा 4। और 97 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 4.1/2। और 98 का आंसर देख लीजिएगा, 98 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 2.1/2% से कम ही। और 99 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 99 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 3%। और 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 का आंसर भी आप लोग देख लीजिए, 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा सेट समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, होमवर्क सीरीज, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहला सेट हम अपलोड कर चुके हैं, दूसरा सेट जल्द ही अपलोड करेंगे। जिनको भी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम आपको बता दिए थे कि 1000 क्वेश्चन, इस 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम डिस्कशन कराएंगे। तो आप लोग का सेट कैसा लगा बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।